फॉर्मेशन में और स्टैंडर्ड, मान लीजिए H2 प्लस O2, हम यहाँ पे बात करते हैं। इस 2 मोल हैं हमारे पास हाइड्रोजन के और 1 मोल है हमारे पास ऑक्सीजन का। अगर इसने इसके साथ, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास मिलेंगे हमें 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल के। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है, अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जब हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया होगा तो कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आई होगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ x की पर्टिकुलर वैल्यू आई होगी यहाँ पे। ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ ना कुछ पर्टिकुलर एंथैल्पी आई होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। रिप्रेजेंट कैसे करवाते हैं, डेल एच एफ से। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम देखो 2 कंडीशन है बेटा, अगर हम किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे अगर ये वाली रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये सिंपल एंथैल्पी, और उस टाइम पे जितनी एनर्जी रिलीज होगी उसको हम बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कब होगा, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन तब होगा जब यहाँ पे जो मोल्स बनेंगे, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड कंडीशंस लगाई, जैसे स्टैंडर्ड कंडीशंस हम जनरली कौन सी लेके चलते हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर, और प्रेशर कितना लेके चलते हैं हम, 1 बार प्रेशर लेके चलते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये कंडीशंस हमने रखी, और अगर हमारे पास 2 मोल मिल रहे हैं तो ये सिर्फ क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, क्योंकि यहाँ से क्या मिल रहे हैं, हमें 2 मोल मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप क्या करते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डबल होगी, हमने बताया था कि स्टोकियोमेट्री के ऊपर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डिपेंड करती है। अगर हम इसको क्या करवा देते हैं, यहाँ पे H2 प्लस हाफ O2, और यहाँ पे कितना मिलेगा उस टाइम पे, H2O। ठीक है, मान लीजिए ये वैल्यू x आई होती है यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं आपसे पूछती हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए आपको पहले भी कराया था कि ये जो स्टोकियोमेट्री के ऊपर डिपेंड करती है, अगर ये इसका यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, यानी कि 1 कैसे किया, जब हमने इसको हाफ कर दिया है, तो इसका हाफ कर देने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी x/2, क्योंकि ये x थी, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो जो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है उसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो x थी वो तो सिंपल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन थी। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 मोल की फॉर्मेशन हो रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डेल एच एफ नोट। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो 2 चीजें होगी, एक हो गया नॉर्मल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एक हो गया स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये मेन डिफरेंस यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है कि कैसे हमें स्टैंडर्ड वर्ड को समझना है। देखो स्टैंडर्ड वर्ड्स के लिए हम जैसे करते हैं कि स्टैंडर्ड कंडीशंस हमने खुद बनाई होती है बेटा, यानी कि ऐसा कुछ नहीं है कि ये फिक्स होती हैं। कई बार टेम्परेचर की कंडीशंस अगर अलग लेके चलते हैं तो वहां पे भी स्टैंडर्ड कंडीशंस हम लगा देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये नॉर्मल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो वहां पे इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर वो वहां पे ये बोलता है कि स्टैंडर्ड, मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको यहाँ पे ऐसे एक लाइन में वो देता है कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोल H2, वो यानी कि H2O जो वाटर है, वाटर की स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतनी है, तो इसका मतलब वो किसके बारे में बात कर रहा है, 1 मोल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो दोनों चीजों में आपको फर्क समझ आना चाहिए कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी बोलने में और नॉर्मल एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बोल देने में क्या अंतर हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात हम पहले भी बात कर चुके हैं कि 2 तरीके होते हैं, यानी कि जैसे लास्ट टाइम हमने आपको पढ़ाया था, वो क्या बताया था बेटा, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम 2 तरीकों से बना सकते हैं। एक तो हम बना सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 हमारे पास होता है, तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये जो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ ऑब्वियस सी बात है, दोनों जब इन दोनों ने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया होगा तो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ एंथैल्पी चेंज हुआ होगा। तो ये जो आएगा, देखो यहाँ पे ये सिर्फ क्या होगा, यहाँ पे हम बात करते हैं, ये सिंपल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बारे में हम बात करेंगे, यानी कि एक पर्टिकुलर रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 2 चीजें होती हैं। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे होती है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बारे में हम क्या बोलते हैं, कैल्शियम प्लस क्या होता है हमारे पास, O2 प्लस
कार्बन, जो जिस जिससे बना है उससे अगर हम क्या बनाते, कैल्शियम कार्बोनेट बनाते, तो एक कैल्शियम, ऑक्सीजन हमें कितने लेने हैं, 3 करने हैं, तो अगर हम 3/2 कर दें यहाँ पे, ठीक है, और कार्बन कितना होना चाहिए हमारे पास, 1 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 मोल बनता, तो ये हमारे पास क्या होता, डेल H, ठीक है, और F, यहाँ पे हम जैसे डेल HF लिख देते हैं हम यहाँ पे इस तरीके से, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो ये जो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट लगाया जाता है उसके बेसिस पे जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो अलग अलग टाइप की होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन और होता है, जैसे अब एंथैल्पी के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो एक दिमाग में क्वेश्चन ये होता है कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी फॉर्मेशन, जैसे मान लीजिए पॉसिबल नहीं हो पाती है नॉर्मल, जैसे मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड कंडीशंस बताए, मैंने स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या बताई बेटा, 298 केल्विन टेम्परेचर बताया, और प्रेशर कितना बताया हमने, जैसे 1 बार प्रेशर बताया, ठीक है, ये 2 कंडीशंस बताई है मैंने आपको कि ये हम स्टैंडर्ड कंडीशंस लेके चलते हैं, ठीक है। तो जैसे एक क्वेश्चन था कि ये जरूरी नहीं होता कि सारी की सारी रिएक्शंस इन वाले टेम्परेचर पे हो जाए, ठीक है, यानी कि 298 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 बार प्रेशर पे कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो इस वाले टेम्परेचर पे नहीं हो सकती, तो उनकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ये वाला है, ठीक। अब ध्यान से सुनना है अभी आपको, देखो, अगर हम 2 तरीके होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, यानी अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज सिखाई थी कि जो एक वर्ड होता है स्टेट फंक्शंस, ठीक है, एक होता है पाथ फंक्शन, ठीक है। एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, ये पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी या तो मान लीजिए ए से बी के अंदर कन्वर्ट होना है, तो क्या करना है हमें, चाहे तो आप डायरेक्ट ए को बी के अंदर कन्वर्ट करवा दिए, इस रिएक्शन को डायरेक्ट करवा दीजिए, तो जितना एनर्जी चेंज होगा, या फिर आप ऐसे कर लो, ए से पहले सी बनाया, सी से पहले डी बनाया, डी से आपने वापस से बी पे आ गए, तो पॉइंट क्या है, पहुंचे कहाँ पे हो आप, इनडायरेक्टली पहुंचे बी के ऊपर हो। तो जो दोनों के अंदर यहाँ पे ओवरऑल जब आप चेंज कैलकुलेट करोगे, ये वाला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन और ये वाला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वो क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा क्यों है, क्योंकि जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, सिंपल है। मान लीजिए आप चाहे तो अपने घर से सीधा स्कूल में जाइए, ठीक है, यानी मान लीजिए ये आपका घर है और आप डायरेक्ट स्कूल में जा रहे हो, चाहे तो आप इस तरीके से जाइए, चाहे आप कुछ और काम निपटाते हुए किसी भी तरीके से लास्ट में आप अपने स्कूल में पहुंचिए, ठीक है। पॉइंट क्या रहेगा, वहां पे जो एंथैल्पी चेंज की अगर हम बात करें तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो पहली बात तो इतनी बात समझनी है कि एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी एक क्या है, स्टेट फंक्शन है, ठीक है, वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। तो अब क्वेश्चन यहां से है, एक हेस लॉ आएगा बेटा, हेस लॉ इसी के बारे में बताता है कि जो एंथैल्पी है, चाहे तो वो मल्टीपल स्टेप्स पे निकाल लो आप, चाहे ओवरऑल जो सिस्टम की जो एंथैल्पी है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो स्टार्टिंग के रिएक्टेंट हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट हैं उनकी एंथैल्पी का जो डिफरेंस होगा वही क्या रहेगा, जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन रहेगी, किसी भी रिएक्शन। ये तो हमने फॉर्मेशन लगा दिया क्योंकि हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को देख रही हैं, है ना। अगर यहाँ पे कुछ और टाइप्स के एंथैल्पीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले मैं एक एग्जांपल करवाऊंगी आपको, जिससे आपको सिखाएंगे कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को हम दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करती हूँ, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनकी एंथैल्पी हम डायरेक्ट 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर करके नहीं निकाल सकते, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे, फिर आपको ये पॉइंट समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने क्या करवाना है, क्वेश्चन है, यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखना है, अगर आपके पास पेन और नोटबुक है तो आप साथ साथ में लिखोगे, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ठीक है। जैसे मीथेन की हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्ट तरीके से नहीं निकाल सकते, तो फ्रॉम फॉलोइंग डाटा आपको मतलब कुछ और दे रखा है, फ्रॉम फॉलोइंग
फ्रॉम फॉलोइंग बेटा। फर्स्ट है कार्बन प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 गैस, ये गैसियस फॉर्म में है, ये क्या है सॉलिड में है। यानी कि यहाँ पे क्या दे दिया, इसका मतलब ध्यान से देखना है आपको, ये क्या बन गया CO2 और यहाँ पे क्या है गैसियस। अब ध्यान से देखना है क्या हुआ है, कार्बन किसके साथ कंबाइन हो गया है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गया है। यहाँ पे इस रिएक्शन का जो यहाँ पे डेल H है, ठीक है, डेल HR वो कितना है, ये नोट लगा रखा है, इसका मतलब स्टैंडर्ड। हमें कार्बन का जो कंबशन का जो कंबशन लगा लो या फिर CO2 की फॉर्मेशन लगा लो, देखो दो चीजें ना, कार्बन का कंबशन लगा लो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन लगा लो, ठीक है। तो ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी लिख सकते हो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी है ये, ठीक है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितनी है, -393.5 किलो जूल पर मोल। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपकी बुक के अंदर, तो आप एक बार करके देख लो, बहुत आसान है, फिर आपको समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए सेकंड स्टेप में आपको किसका पता है, आपको हाइड्रोजन के बारे में पता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना देते हैं, H2O बना देते हैं। और इसके लिए जो एंथैल्पी डेल HR है, ठीक है, स्टैंडर्ड हमारे पास कितना है, -285.8 किलो जूल पर मोल, ये दे रखा है। थर्ड आपको दे रखा है CH4 प्लस 2O2 और फाइनल आपका क्या आ रहा है CO2 प्लस 2H2। देखो अब ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे क्या नहीं बता रखा है, एंथैल्पी हमसे पूछ क्या रखा है, कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, किसका CH4 का। तो CH4 की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे निकालोगे बेटा, इधर लिख के देखते हैं। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने का मतलब क्या है, कार्बन, क्योंकि कोई भी कंपाउंड उसकी जो मोस्ट स्टेबल स्टेट है उससे कन्वर्ट होता है किसके अंदर, फाइनल स्टेट के अंदर। तो कार्बन किससे बना है, CH4। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब होता है जैसे CH4 जो बन रहा है वो कार्बन भी अपनी एलिमेंटल स्टेट में होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट क्या है हाइड्रोजन, वो अलग अलग होनी चाहिए। यानी कि यहाँ पे 2H2, हमें ये वाली रिएक्शन की जो डेल H है वो हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये वाली चीज। तो हमें देखो एक तो हो सकता था कि ये रिएक्शन अगर हम डायरेक्ट करवाते, कार्बन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करा देते स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, और अगर वो रिएक्शन हो जाती तो हमें वहीं से पता चल जाता। लेकिन अगर मान लो बेटा ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हो ही नहीं सकती ये रिएक्शन, है ना, ये पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है ये रिएक्शन, तो इसके बारे में हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसकी बात कर रहे हैं हम। तो उसकी जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है यानी कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, हम वो कैसे निकाल सकते हैं। और जो दूसरे तरीके हैं यानी कि कार्बन का, अगर ये 2-3 तरीके आपको दे रखे हैं, इनसे हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डेल HR नोट वो कितना दे रखा है, -890.3 किलो जूल पर मोल, ये वाला दे रखा है हमें, ठीक है। तो अब हमें इससे इन सब का यूज करते हुए लास्ट में क्या निकालना है, ये जो मैंने रेड पेन से लिखा है ये सारा, और ये वाला भी, सॉरी, जो ये ग्रीन से लिखा है, ये सारा का सारा आपको क्वेश्चन के अंदर दिख रखा है। और आपका जो आपको पूछ रखा है क्वेश्चन के अंदर वो ये वाली चीज फाइंड आउट करनी है। तो हमें फाइनल में निकालना क्या है, हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्बन प्लस 2H2, ठीक है, और क्या बनना चाहिए हमारे पास, CH4 बनना चाहिए। अब इन सब को आपस में देख लो, यानी आपने ये चीज पहले पढ़ी है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो हमारे पास क्या होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन इस साइड होने चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन इस साइड होने चाहिए, और हमारा जो CH4 है वो किस साइड होना चाहिए बेटा, इस साइड होना चाहिए। मतलब इस, हम यहां से क्या निकाल रहे हैं, अपना आंसर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ध्यान से देखना है। अब देखो यानी अगर ये कैसे बन सकता है कि कार्बन हमें ये रखना है, ठीक है, हमें हाइड्रोजन ये वाला इधर रखना है, ठीक है, और जो CH4 है वो किस साइड आना चाहिए, एरो के इस साइड आना चाहिए, इस तरीके से। इसका मतलब देखो जब भी आप कोई रिएक्शन करवाते हो उनका सम करवा देते हो, कैसे करवाओगे, यानी अगर दो चीजों को आप इसको तो डबल कर दो क्योंकि ये तो एक है, इसको तो पहले आप डबल कराओ पूरा,
ठीक है। अगर पूरी रिएक्शन को आप क्या कर दोगे, डबल कर दोगे। अगर आप इसको डबल कर दोगे तो ये जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। जब आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे और इसको क्या कर दोगे बेटा, सब्सट्रैक्ट कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो ये क्या चला जाएगा, CH4 इस साइड आ जाएगा। ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। जैसे मान लीजिए हम इन दोनों रिएक्शंस को ऐड करके दिखाते हैं। नेक्स्ट पेज पे करके देख सकते हो आप कैसे। हमारे पास क्या था, कार्बन प्लस O2 क्या था, CO2 बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, H2 प्लस हाफ O2 को मैंने क्या किया था, H2O में कन्वर्ट करवाया था। तो मैंने देखो रिएक्शन की कंडीशंस के हिसाब से क्या लग रहा है हमें कि इस रिएक्शन को डबल करवा दो। तो इसको अगर आप इस पार्ट को डबल करवा रहे हो तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, और इनको क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। ध्यान से देखना है, हमें ऐड कर देना है। तो इसको इससे 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो वाला तो कट गया हमारे पास। ठीक है, तो ओवरऑल इनको ऐड किया तो कितना आ गया हमारे पास, देखो ऐड करने का मतलब क्या होता है, इस चीज को ध्यान से देखना है। ऐड करने का मतलब है जो सेम साइड रिएक्टेंट है, जैसे कार्बन प्लस ओवरऑल एक साइड लिख दो, कार्बन क्या है, ये कार्बन है, ये क्या है हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, तो 2H2 प्लस, देखो ये वाला तो कट गया तो कितना बच गया, एक ऑक्सीजन ये है और एक ऑक्सीजन ये है, तो ये क्या है O2। और यहाँ पे क्या बन गया बेटा, ये क्या है CO2। दो इक्वेशंस को एक इक्वेशन कैसे बनाना है वो सिखा रही हूं मैं आपको। ठीक है, तो CO2 प्लस 2H2 ये हो गया हमारे पास। ठीक है, ध्यान से देखना है। तो हमने क्या किया, पहले तो 2 इक्वेशंस को हमने ऐड करवा दिया है इस तरीके से, ये वाली इसको डबल करके पहले तो मैंने एक ऐड करवा दिया, क्योंकि कार्बन और हमारे पास क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन एक जगह आना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो मैंने इनको ऐड करा दिया, तो इतना काम हो गया हमारे पास। अब उसमें से क्या करवाना था, लास्ट वाले पे आओ, CH4 इस साइड जाना चाहिए। CH4 को क्या करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। देखो जब आपको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट साइड भेजना है तो आपको क्या करना है, रिवर्स कर देना है, यानी कि CH4 इस साइड कब जाएगा, जब आप इसमें से माइनस कर दोगे। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमारे पास ये रिएक्शन है, इसको रिवर्स कर दो, ये माइनस में हो जाएगी और फिर ऐड कर दो। देखो जैसे मान लीजिए मैं नेक्स्ट पेज पे करके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे मैं एक बार जो स्ट्रेट रिएक्शन थी वो वाली लिख के दिखा देते हैं। CH4 प्लस 2O2 क्या था, CO2 प्लस 2H2 ये था हमारे पास। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, CH4 को रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड लेके आना है। ठीक है, या फिर आप इसको एक बार यहाँ पे ही लिख के देख लो ताकि आपको समझ आ जाएगा। तो इसको इसमें से माइनस करना है। माइनस करने का मतलब, देखो इरेज करके दिखा देती हूँ, ये वाला एक बार इसी के नीचे लिख देते हैं पहले तो। CH4 प्लस क्या हो गया हमारा 2O2 और क्या हो जाएगा CO2 प्लस 2H2। अब ध्यान से देखना बेटा, अगर मैंने कार्बन और हाइड्रोजन को इस साइड रखना है और CH4 को इस साइड लेके जाना है तो इस रिएक्शन को रिवर्स में लिखना है। रिवर्स में लिखने का मतलब क्या है, रिएक्टेंट को इस साइड लिख दो और प्रोडक्ट को उस साइड लिख दो। ठीक है, तो फिर बाद में इस चीज को उल्टा करने के बाद CO2 प्लस 2H2O, यहाँ पे क्या हो जाएगा CH4 प्लस 2O2। मैंने क्या किया है, इस रिएक्शन को क्या कर दिया है, रिवर्स कर दिया है। ध्यान से देखना है। अब देखो बेटा, ठीक है, जो एक दूसरे के ऑपोजिट साइड होते हैं वो कैंसल आउट हो जाते हैं। कैंसल आउट कैसे हो जाएंगे, देखो इनको ऐड करोगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल इस साइड हैं, 2 वाटर मॉलिक्यूल इस साइड हैं। जो एरो के इस साइड होते हैं और उस साइड सेम होते हैं तो वो तो कट जाते हैं ना एक दूसरे के साथ। ठीक है, एक CO2 इस साइड है, एक CO2 इस साइड है, कैंसल आउट हो गया, है ना। और हमारा क्या है यहाँ पे, सॉरी ये मैंने एक O2 लिखा था, ये 2 O2 था हमारे पास। ठीक है, O2 और O2, 2 O2 इस साइड है एरो के और 2 O2 इस साइड है एरो के। अब देखो कितना हो गया, कार्बन प्लस
2H2, लास्ट में क्या बचेगा, कार्बन प्लस 2H2, लास्ट में क्या बच गया है, CH4। ठीक है, ध्यान से देखना मैंने क्या किया है। ओवरऑल क्या किया बेटा मैंने, सिंपल है, इस वाली रिएक्शन पे इसको तो एज इट इज रखा, इस वाले को क्या कर दिया मैंने, डबल कर दिया। जो एक दूसरे के साथ सिंपल ऐड करने थे, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन, उनको तो हमने सिंपल ऐड करवा दिया, इसको डबल किया था, ध्यान रखना। और फिर क्या कर दिया मैंने, इस CH4 को माइनस किया। CH4 को माइनस करने का मतलब क्या होता है केमिस्ट्री की सेंस में, उसको रिवर्स लिख लूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो भी किया है मैं उस चीज को लिख देती हूँ। मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट वाली एंथैल्पी है, ठीक है, उसको डबल किया, सॉरी सेकंड वाली को डबल किया, इसको एज इट इज लिखा, इस वाली को डबल किया है। ठीक है, और थर्ड वाली को क्या कर दिया है, माइनस कर दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो आपकी रिएक्शंस थी, डेल एच डेल एच डेल एफ नोट एच कितना आया, देखो, इसको एज इट इज -393.5, तो हम लिखेंगे -393.5 प्लस कितना था, -285.8। इसको मैंने क्या किया था, यहाँ पे डबल किया था, तो मैंने क्या लिखना है, 2 इंटू -285.58, सॉरी 8, और फिर मैंने क्या कर दिया था बेटा, यहाँ से CH4 का कितना है उसको माइनस किया था। CH4 की कितनी है, ये वाली वैल्यू, इसको माइनस किया था। तो मैंने ऐसे ही करना है, माइनस का साइन लगाना है, और कितनी थी ये, -890.3। इसको मुझे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, सिंपल मैथमेटिक्स है तुम्हारा। आपको क्या करना है, ये माइनस, इसको क्या किया आपने, डबल किया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहां से इस तरीके से डेल एच नोट एफ क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो, जितनी भी वैल्यू आती है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 हो जाएगी। तो देखो दो तरीके होते हैं, यहाँ पे हमने डायरेक्ट कोई भी रिएक्शन नहीं की है, हम कार्बन की रिएक्शन के बारे में पता था, हाइड्रोजन को जो रिएक्ट करवाया है उसके बारे में पता था, CH4 के कंबशन के बारे में पता है ना, कंबशन होता है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला देना उसको, तो वो क्या है, कंबशन, उसके बारे में हमें पता था। ठीक है, तो उनकी जो वैल्यूज थी उनको यूज करते हुए मैंने इनडायरेक्ट तरीके से, डायरेक्ट ऐसे नहीं फाइंड आउट किया है हमने, क्या किया, और जो दूसरे तरीके से जिनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पीज हमें पता थी उनकी हेल्प से हमने कार्बन जो CH4 की एंथैल्पी, CH4 एक मॉलिक्यूल बन रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हमने फाइंड आउट की है। तो ये क्या है, हेस्लो यही वाली चीज बोलता है कि चाहे आप उस रिएक्शन को डायरेक्ट करवा लो, ठीक है, मान लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन डायरेक्ट रिएक्ट करते, तो ये वाली जो एंथैल्पी यहाँ पे डेल एच एफ जरूर कुछ ना कुछ यहाँ पे जो भी आता ना, ये वाली वैल्यू, और जो हमने अभी यहाँ पे हम फाइंड आउट करेंगे ये वाली वैल्यू, इनडायरेक्ट तरीके से जो हमने फाइंड आउट की है वो वाली वैल्यू क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, क्योंकि एंथैल्पी क्या है यहाँ पे एक जो बात करते हैं वो एक क्या है, स्टेट फंक्शन है। ठीक है, तो आपका सबसे मेन क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल कराने का क्या मतलब था, पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसे, दो रिएक्शंस ऐड कैसे करनी होती हैं, सिंपल कैसे ऐड करनी है, फिर से एक बार देख लो बेटा, सिंपल जो भी रिएक्शन होती है, अगर मान लो वो डबल करनी है, ठीक है, तो आप जैसे मुझे ये पता था कि मुझे ये फाइनल में इस वाली रिएक्शन पे पहुंचना है, मैं ये वाली फाइनल कैसे आ सकती है, तो कैसे होगा, जो रिएक्टेंट साइड होते हैं, देखो बेटा जो रिएक्टेंट साइड है उनको तो ऐड करवा दो, उन दो रिएक्शंस, दो इक्वेशंस, देखो ये जो तीन इक्वेशंस क्यों दे रखे हैं, क्योंकि तीनों इक्वेशंस में जो हमारी, जो हमें फाइंड आउट करना है उसकी इंफॉर्मेशन है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, और CH4 भी है। तो जो आपके रिएक्टेंट साइड रखने होते हैं उनको तो आप ऐड कराओगे, इन दोनों को तो मैंने क्या कराया था, ऐड कराया था।
और जो प्रोडक्ट साइड ले जानी होती है बेटा, इस साइड लेके जानी होती है, उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। सब्सट्रैक्ट करने का मतलब क्या होता है, इक्वेशंस के टर्म में उस रिएक्शन को उल्टा करके लिख लो, जैसे मैंने अभी किया था यहाँ पे, ठीक है, ये वाली। अगर आपको फिर भी कुछ दिक्कत आती है तो आप मतलब एक बार फिर से रिकॉर्डेड भी देख सकते हो आप, इसीलिए क्लास को रिकॉर्ड किया जाता है, ताकि आपको इस तरह है कि आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे जहां पे आपको क्वेश्चंस बिल्कुल आसान है, करना कुछ भी नहीं है, रिएक्शंस को इधर से उधर करना है और कुछ नहीं करना है। तो इतनी बात समझ आ जानी चाहिए बेटा कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। तो हम एंथैल्पी की टाइप्स ऑफ एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे थे, टाइप्स ऑफ एंथैल्पी। तो फर्स्ट जो एंथैल्पी मैंने आपको सिखाई वो थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, सबसे इंपॉर्टेंट वही वाली थी जिसको हम लिखते थे डेल एच एफ, ठीक है। और डेल एच एफ और डेल एच एफ नोट में क्या फर्क है, वो चीज मैंने आपको बताई, दोनों में क्या अंतर होता है। अब आ जाते हैं, यानी ये थी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ठीक है। अब मान लीजिए वो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन आपसे पूछना चाहता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी, जैसे नाम से पता चलेगा, कंबशन का मतलब क्या होता है बेटा, जब हम जलाते हैं, ठीक है, यानी कि जब उसका कंबशन करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे कि अब कंबशन दो तरीके से हो सकता है, कंडीशंस आ जाती हैं, स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड लगाने का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड का मतलब है नोट, ये जो लगता है ऊपर, उसका मतलब है स्टैंडर्ड। इसका मतलब 1 मोल, ठीक है, टेम्परेचर और प्रेशर वही वाली चीज, 298 केल्विन जो हमारा टेम्परेचर और 1 बार प्रेशर, ठीक है। तो उसमें कार्बन को जब हमने क्या किया, बर्न करते हैं O2 की प्रेजेंस में, तो हमारे दो तरीके होते हैं, एक होता है CO और एक होता है CO2। अब ध्यान से देखना है, अब पॉइंट समझना है कि एंथैल्पी, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन कौन सी होगी, ये वाली होगी या फिर ये वाली होगी, क्योंकि दोनों रिएक्शन देखो, दो प्रोडक्ट अलग अलग बन रहे हैं, तो दोनों में एंथैल्पी यहाँ पे अलग अलग बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज करोगे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, जब एक मोल को जलाने में, ठीक है, जितनी एनर्जी लगती है, यानी कि कंप्लीट कंबशन। अब यहाँ पे क्या मतलब रहेगा, इस कंबशन का मतलब होता है बेटा कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट मतलब आपको पूरी तरीके से उसको ऑक्सीडाइज करना है। तो जब हम कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं वो कैसा होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेल एच नोट, यहाँ पे भी कुछ ना कुछ डेल एच आएगी, ठीक है। यहाँ पे भी क्या आएगी, कुछ ना कुछ डेल एच आएगी। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है -110.5, सॉरी ये लिखा नहीं जा रहा इधर, 0.5, आप ये मान के चलिए इधर क्या लिखना है, 110.5 किलो जूल पर मोल, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं डेल एच क्या है, यहाँ पे है -393.5 किलो जूल पर मोल। तो दोनों रिएक्शंस में अलग अलग हैं। तो इनमें स्टैंडर्ड कौन सी होती है, स्टैंडर्ड कौन सी मानी जाएगी बेटा, जिसके अंदर कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, यानी कि ये वाली जो एनर्जी होगी, यहाँ ये वाली जो एंथैल्पी होगी, उसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलेंगे। कार्बन का जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट वाले पॉइंट पे आते हैं। तो एक हो गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन, यानी कि जब हम एक मोल के बारे में बात करते हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर लेते हैं और 1 बार प्रेशर की बात करते हैं। तो एक मोल, यहाँ पे अगर 2 होता ना तो बेटा वो सिंपल एंथैल्पी ऑफ कंबशन होता। जब हम एक मोल को जलाते हैं, एक मोल को जलाते हैं, ठीक है, तो वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड टाइप, जब हम किसके बारे में बात कर रहे थे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट आ जाता है हमारी थर्ड जो हम बात करेंगे, दैट इज द एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब ध्यान से देखना है, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। अब जितनी भी एंथैल्पीज के बारे में हम बात करेंगे वो सिंपल क्या रहेंगे, नाम से ही आपको समझ आ जाएगा कि करवाना क्या चाहते हैं। तो हमने क्या किया, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन आप पहले भी पढ़ चुके हो, 10th क्लास में बहुत पढ़ा है आपने। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, जब एसिड और बेस को हम रिएक्ट करवाते हैं तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ध्यान से देखना है, फर्क क्या होता है, दो तरीके की चीजें होती हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड और एक होते हैं वीक एसिड और बेस रिएक्शन।
है ना, वीक सॉल्ट बनते हैं, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट बनते हैं, उस तरीके से। तो जब हम किसके बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक NaOH लिया हमने और एक क्या लिया हमने, HCl लिया। जब हमने इनको रिएक्ट करवाया तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे H2O प्लस NaCl, एक सॉल्ट। ठीक है, अब एक मोल यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, जब हमारा एक मोल वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, देखो जब हमारा स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो हम एक मोल के बारे में हम कैसे बात करेंगे, जब हमारे क्या होते हैं, एक मोल वाटर मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी कि एक H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव कंबाइन होने के बाद जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बोलेंगे। ठीक है, अब दो चीजें होती है बेटा, एक होता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स, यानी जैसे मान लीजिए दोनों स्ट्रॉन्ग पार्ट होते हैं, जैसे ये वाला भी स्ट्रॉन्ग बेस और एक ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, है ना। तो ये जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है, यहाँ पे रिएक्शन ज्यादा होती है, आपको पता है कि ज्यादा H पॉजिटिव ज्यादा OH नेगेटिव आयंस के साथ कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो ज्यादा होती है, जबकि जो वीक एसिड, ध्यान से सुनना है, वीक एसिड और वीक बेस मान लीजिए हमने वीक एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन करवा दी, तो वहां पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो कम होती है। देखो कम और ज्यादा का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे हम बात करते थे, जैसे यहाँ पे एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात कर रहे हैं, रिएक्शन अगर ज्यादा एक्सटेंट तक होती है तो ये जो एनर्जी जो बाहर निकलती है वो ज्यादा निकलती है, अगर रिएक्शन कम होती है तो ये एनर्जी कम निकलती है बाहर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, अगर यहाँ पे ज्यादा मोलिक्यूल ज्यादा H पॉजिटिव OH नेगेटिव आयंस कंबाइन होंगे तो ज्यादा एंथैल्पी ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन जो एनर्जी है जो बाहर निकलती है वो ज्यादा होती है ना। अगर हमारे दोनों पार्ट वीक होते हैं तो वहां पे जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो कम होती है। इसका रीजन एक और भी होता है बेटा, उसका जो एक रीजन और भी होता है, क्योंकि जो जो एनर्जी बाहर निकलती है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई ना कोई डेल H एनर्जी क्या निकलेगी, बाहर निकलेगी। ठीक है, तो जब दोनों वीक होते हैं, वीक एसिड और वीक बेस का मतलब क्या होता है, जब वो कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं ना, जैसे मान लीजिए हम किसके बारे में करते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड की बात करते हैं, तो वो क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल के अंदर कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होता है। तो जो यहाँ पे जैसे मान लीजिए NH4OH है और कोई दूसरा ये वीक बेस और HCl ले लिया मान लीजिए मैंने, है ना, तो एक तो वीक ये भी वीक है ना, ये H पॉजिटिव है, ये कंप्लीटली डिसोसिएट होता है, सिंपल सी बात है। तो एक पार्ट क्या है, वीक है, जब इनकी जो रिएक्शन करवाएंगे जो एंथैल्पी चेंज आएगा वो कंपैरेटिवली कम आता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो कुछ एनर्जी जो ये जो वीक बेस होता है उसको डिसोसिएट करने में यूज हो जाते हैं, मतलब कि यहाँ पे तो सिंपल निकल जाते हैं, इसको तो पहले ही डिसोसिएटेड होते हैं, कोई डिसोसिएट नहीं करना है सॉल्यूशन के अंदर। यहाँ पे एक्चुअल में ये आयंस कंप्लीटली डिसोसिएटेड नहीं होते हैं, और जब आप इसको जब इनको रिएक्शन करवाओगे आप, तो कुछ एनर्जी उन आयंस को इसको फर्दर तोड़ने के लिए यूज अप हो जाती है। तो ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इन वाले में क्या आती है, ज्यादा आती है, यानी कि दोनों पार्ट अगर स्ट्रॉन्ग होते हैं, और जब वीक एक पार्ट भी वीक होता है या फिर दोनों पार्ट वीक होते हैं तो वहां पे एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या आती है, वो कम आती है। ठीक है, तो एक आइडिया आपको पता होना चाहिए कि क्या चीज होता है और होती क्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बाद आ जाता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल बात करेंगे बेटा, ये टॉपिक कंप्लीट होने वाला है, ज्यादा लेंथी नहीं है, सिंपल हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस टाइप की एंथैल्पीज होती हैं। तो नेक्स्ट आता है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, नाम से भी पता चल रहा है, यानी कि सॉल्यूशन बनाया गया है। सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सिंपल है, हमारे पास कोई एक गिवन सॉल्वेंट है, उसके अंदर 1 मोल सॉल्यूट को, है ना, 1 मोल सॉल्यूट, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी NaCl ले लिया, ठीक है, तो 1 मोल सॉल्यूट को किसी पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्वेंट में डिजोल्व करने में जितनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, उसी को क्या बोलेंगे हम, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक फिर हम कल करेंगे, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके बताएंगे बेटा। कई कई सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनमें एनर्जी रिलीज नहीं होती है बल्कि देनी पड़ती है हमें। ठीक है, तो वहां पे कई सारी चीजें रहती हैं, क्योंकि अभी बस
आधे मिनट में क्लास ओवर होने वाली है। समझ आया सभी को? मीटिंग का टाइम आ गया है, मेंशन हो गया है। समझ आ गया बेटा? ओके, कर लोगे सभी फिर? ओके, अगर किसी बच्चे को कुछ भी डाउट रहता है तो बेटा आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना। मैं कल क्लास में आते ही सबसे पहले आपके डाउट्स लूंगी। और इस तरह से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हैं आपके एनसीईआरटी के अंदर, प्लीज उनको सॉल्व करके देखना आप। ओके, क्योंकि किसी भी टाइम क्लास का मतलब ओवर हो सकती है, इसलिए पहले आपको बोलना था। ओके।